तो शुरू करते हैं कल के डेफिनेशन से। कल हमने टॉपिक शुरू किया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलता क्या है? द लेंथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट appears to get contracted along the direction of motion। बस इतना ही है ना। और कल हमने लिख लिया था, और उसको विजुलाइज करने के लिए हमने दो तीन तरीके देखे थे कि कैसे एक स्क्वायर अगर एक्स डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा जाएगा तो क्या होगा। सिमिलरली हमने सर्कल के लिए देखा कि इट विल अपीयर लाइक एलिप्स। ठीक है, तो बाद में इन चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। इनफैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, इसको भी हमको देखना है। अब होगा क्या कि अब जितने भी फार्मूलाज आएंगे, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, चाहे मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं, चाहे मैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं, हर एक डेरिवेशन को निकालने के लिए हम फ्री हैं कि हम क्या अज्यूम करते हैं एट द बिगनिंग। हमने शुरुआत में जब ये माना था कि हमारा फ्रेम एच डेस ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक फार्मूला आएगा जो केवल वन डायमेंशन के लिए सुटेबल होगा। चाहो तो 2 डायमेंशन में कर सकते हो, चाहो 3 डायमेंशन में कर सकते हो, बट किस में कर रहे हो ये आपको ऊपर के 4 लाइन में आपको लिखना पड़ता है। वो आपको बताना पड़ता है कि हम अभी हम जो डिराइव करने वाले हैं उसमें हम ये करने वाले हैं, हम उसमें बताते हैं। ओके, उसी टाइप से आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट अब आप पढ़ोगे, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे टाइम डायलेशन हो, चाहे वो मास वेरिएशन हो, उसमें भी मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लूँ। सो वो शुरू के जो 4 लाइन जो होते हैं लिखने के, जो एजम्पशन पार्ट होते हैं, वो बहुत ही जरूरी है और इसलिए चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आता हूं मैं एग्जैक्टली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि लेंथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने सिर्फ ये एक लाइन लिखा है। इसका मतलब अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट को मुझे प्रूफ करना है तो सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो मुझे चलता हुआ दिखना चाहिए। उस समय मैं उसका लेंथ नापूंगा, और उस लेंथ को मुझे कॉन्ट्रैक्टेड अगर प्रूफ करना है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का लेंथ को एक रेस्ट फ्रेम में भी नापना पड़ेगा। तभी तो दो लेंथ को मैं आपस में कंपेयर करूंगा। इसका मतलब मेरे पास दो फ्रेम होने चाहिए, एक फ्रेम रेस्ट पे होना चाहिए, दूसरा फ्रेम मूविंग होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट लूंगा, वो ऑब्जेक्ट एक फ्रेम में रेस्ट में दिखाई देगा, दूसरे में वो मूविंग दिखाई देगा। रेस्ट फ्रेम वाला उसका लेंथ नापेगा, मूविंग फ्रेम वाला लेंथ नापेगा, और दोनों लेंथ को हम कंपेयर करके देखते हैं क्या वो सेम आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है, क्या आता है, अपन नाप के देखेंगे। ठीक है, तो जरूरी यह है कि सबसे पहले मेरे पास दो फ्रेम होने चाहिए, और दूसरा हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड देयरफॉर जो हमारे पास दो फ्रेम होंगे, एस और एस डी फ्रेम जो होंगे, वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और हमने पढ़ा है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगता कहाँ पे है, कि हमने देखा था देयर मस्ट बी टू इनर्शियल फ्रेम, मतलब एस और एस डेस दोनों को इनर्शियल होना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा, एस और एस डेस के बीच का जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो होगा वो कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए, तभी वो लॉरेंट लगेगा। अगर वेरी वेरी लेस देन सी हो गया, वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। तो हम तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड देयरफॉर पूरा जो हम सीन बनाएंगे, पूरा जो हम कंडीशन बनाएंगे, वो सभी किसके लिए होगा? फॉर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड देयरफॉर मुझे अपने वैल्यूअर को मुझे बताना है कि मैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, एंड देयरफॉर मैं दो फ्रेम लूंगा, दोनों को इनर्शियल बनाऊंगा, और ऐसे इनर्शियल बनाऊंगा कि एक रेस्ट पे रहे, दूसरा चलता रहे, और जो चलता रहे वो इस वेलोसिटी से चलेगा कि वहां लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लग जाए, है ना। तो वही पार्ट हमको लिखना है। ओके, तो हमें इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बोले कि हमको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशंस हमको सेट करने पड़ेंगे। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन क्या है? दो इनर्शियल फ्रेम, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड देयरफॉर आपने वो एक स्टार मार्क करके रखा था, है ना, वो पूरा का पूरा लिख डालो। कहां से लिखोगे? लेट वी हैव एन इनर्शियल फ्रेम एस, ब्रैकेट में ओरिजिन ओ,
another frame S dash ब्रैकेट में origin O dash is moving with constant velocity v along positive direction of x axis with respect to frame S, और जहां v लिखोगे वहां पे ब्रैकेट में लिखना v comparable to c. Initially at t is equal to t dash equal to 0 the origins O and O dash coincides. ये पूरा का पूरा लिखो क्योंकि हमको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का सीन क्रिएट करना है ना? तो कहां से शुरू करोगे? लेट वी हैव एन इनर्शियल फ्रेम S and another frame S dash is moving with constant velocity v, जहां पे लिखोगे constant velocity v comparable to c, ऐसे लिखोगे और पूरा का पूरा कहां तक लिखोगे? the origin O and O dash coincides, यहां तक आपको पूरा लिखना है, ठीक है? और मेरे जैसे से डैश मार के नहीं छोड़ना है, आपको पूरा लिखना है। आने वाले सभी डेरिवेशन में ये चीज लिखी जाएगी। और चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, अब मैं इसको कंप्लीट बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा स्टार मार्क लिख लो और आप लोग क्या करना, पूरा लिखना। जिस दिन आपको लगेगा कि पीछे पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस दिन से आप लोग भी लिखना बंद कर देना, सिर्फ स्टार लगा देना। अगर आज आपने ये स्टार पार्ट को बिना पन्ना पलटे लिख लिया है या बिना मेरे से सुने अगर लिख लिया है, तो कल के डेट से मत लिखना। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आपको हर बार आपको लिखना है। हो जाएगा तो बता देना, आई कैन वेट। यस सर, टाइम लग रहा है? अब बताओ, पन्ना पलटाना पड़ा कि नहीं पन्ना पलटा? यस सर, पलट के लिखे ना। तो चलो ईमानदारी से बताना, जिस दिन बोलोगे कि आज पन्ना पलटना नहीं पड़ा, तो अगले कॉन्सेप्ट में बोलूंगा ठीक है, अभी स्टार पार्ट को ऐसे स्टार बना लेना, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक उस लेवल तक ना पहुंच जाओ हर डेरिवेशन में आपको ये लिखना है। ओके, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। और हर डेरिवेशन में याद रखना, ये एक फिक्स पार्ट तो आएगा ही आएगा। हो सकता है आप क्वेश्चन करो कि हर बार मुझे लिखना क्यों है, आएगा ना दिमाग में, क्यों बार बार मैं एक ही चीज को लिख रहा हूं? बिकॉज इसी 4 लाइन जो आप लिख रहे हो, स्टार पार्ट जो आप लिख रहे हो, इसी बेसिस पे आप वो वाला फार्मूला यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो हमने डिराइव किया था। x dash इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर x माइनस vt, y dash इक्वल टू y, z dash इक्वल टू z, ये वाला जो फार्मूला था वो आप लिखने के एलिजिबल हो जाओगे। अगर नहीं लिखोगे तो आप वैल्यू को कैसे बताओगे कि आप x वाला चेंज वाला लिखोगे कि y वाला लिखोगे कि z वाला लिखोगे कि कौन सा लिखोगे? ओके, टी डैश का जो फार्मूला आएगा उसमें वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर आएगा कि वी जेड अपॉन सी स्क्वायर आएगा कि वी वाई अपॉन सी स्क्वायर आएगा, अनटिल और अनलेस यू स्पेसिफाई दैट योर फ्रेम एस डैश इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब तक आप टी डैश वाले में वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर नहीं लिख सकते। सो यू हैव टू स्पेसिफाई। इससे 4 लाइन लिखने से वो 4 जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाले थे उसको यूज करने के लिए अब आप एलिजिबल हो गए हो। ओके, तो ये तो सब में लिखना है, बिकॉज हम उस फार्मूला को यूज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम यूज करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर वी हैव टू राइट डाउन दिस थिंग। अब हमको ये सोचने की जरूरत है कि मुझे निकालना क्या है। तो मैं यहाँ प्रूफ करना चाहता हूँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, उसको मैं डिराइव करके देखना चाहता हूँ कि वो सही है कि गलत है। एंड देयरफॉर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका मुझे लेंथ मेजर करना है। और कल हमने एक बात किया था, प्रॉपर लेंथ एंड अपेरेंट लेंथ के बारे में बात किया था। ओके, प्रॉपर क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को उस फ्रेम में नापो जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, ऑब्जेक्ट को उस फ्रेम में नापो जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये मत बोलना कि उस फ्रेम में नापो जिसमें फ्रेम रेस्ट में है। फ्रेम को हमको रेस्ट में या मूविंग कंसिडर नहीं करना है, हमको ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस फ्रेम में रेस्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे मैं देखो, आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। आप एस को चला सकते हो, एस को रेस्ट में ले सकते हो, एस को चला सकते हो, एस को रेस्ट में ले सकते हो, उसके बाद रॉड को चला सकते हो। रॉड को चला करके किस में आपको इसको रेस्ट में लेना है ये आपके ऊपर है पूरा पूरा।
इसलिए आपको वो लाइन भी लिखना पड़ेगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट लेकर के किस फ्रेम में रेस्ट में रखा है, किस फ्रेम में उसको मूविंग रखा है, ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं लेट, सो द फिगर इज विल बी लाइक दिस। जो हमारा चीर पर फिगर है, ये मेरा फ्रेम S है, ओरिजिन O है, अनदर फ्रेम S डैश, ऐसा origin O dash, S dash is moving with velocity v which is comparable to velocity of light। इतना चीज तो हम लिख चुके। अब क्या करना है, तो हमको एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका मुझे लेंथ मेजर करना है दोनों फ्रेम में, और उसके बाद फिर मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं उस चीज को वहां को घुसा के देखता हूं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों लूं, मैं 3 डायमेंशन में क्यों कंसीडर करूं, मैं चाहूंगा कि मुझे कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो भी चीज मैं आपको दे रहा हूं वो मिनिमाइज करके दे रहा हूं, इससे छोटा और नहीं किया जा सकता। और इसलिए इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले आप उसको सुन लो। मैं यहां पे एक रॉड लेना चाहता हूं, ठीक है, और उस रॉड का मैं लेंथ निकालना चाहता हूं। तो रॉड का लेंथ तो आप 3 डायमेंशन निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूं, तो ज्यादा अच्छा है रॉड को बहुत पतला ले लेता हूं, 1 डायमेंशन में उसको लिटा के रख लेता हूं। उससे क्या होगा, मुझे x y z कंसिडर करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ x एक्सिस से काम चल जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, एक रॉड ले लेता हूं, ठीक है, और इस रॉड को, और हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ये भी पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होती है जिस डायरेक्शन में वो मूव होती है। तो मुझे एक रॉड भी लेना है, रॉड को मूव भी कराना है, और उसके लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है कि नहीं मुझे इसको चेक भी करना है। एंड देयरफॉर मैं सब चीज का निचोड़ एक ये बताता हूं कि मैं एक रॉड ले लेता हूं, रॉड को एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लेटा देता हूं, और इसी डायरेक्शन में इसको भगा भी देता हूं, इसी डायरेक्शन में उसको चला भी देता हूं। ठीक है, किस वेलोसिटी से चलाऊं, एक काम कर लेता हूं, इसको भी मैं v वेलोसिटी से दौड़ा देता हूं। अगर ये रॉड v वेलोसिटी से आगे बढ़े विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, तो इसका मतलब ये रॉड मुझे रेस्ट में दिखाई देगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश, बिकॉज s डैश भी v वेलोसिटी जा रहा है, रॉड भी v वेलोसिटी जा रहा है, तो s डैश क्या बोलेगा, रॉड तो मेरे साथ चिपका हुआ है, and therefore the rod is in rest with respect to frame s dash while the rod is moving with respect to frame s। ठीक है, तो ये मेरा चॉइस है, इसलिए मुझे इसको लिख के बताना पड़ेगा अपने एग्जामिनर को कि मैंने ऐसा कंडीशन लिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, इस रॉड के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अब देखो इसको वाइजली मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में लिटा के रखा है, इसलिए y एंड z डायरेक्शन को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं। एंड देयरफॉर मैं इसका सिर्फ क्या निकालता हूं, दोनों एंड के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। सपोज फ्रेम s वाला बोलता है ये x1 है, ये x2 है, तो फ्रेम s के हिसाब से इस रॉड का लेंथ कितना आएगा, वो कहानी करने की जरूरत नहीं कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल, ये पूरा स्टोरी करने की जरूरत नहीं, ये तो 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया। एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ रॉड इज सिंपली x2 माइनस x1। अब इसी कोऑर्डिनेट को फ्रेम एस डैश वाला क्या देखता है, वो बोलता है x1 की जगह वो रीड आउट करेगा x1 डैश रीड आउट करेगा, x2 को x2 डैश रीड आउट करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस डैश क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे x2 डैश माइनस x1 डैश, इट इज द लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेम एस डैश, एंड x2 माइनस x1 इज द लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेम s। अब इन दोनों लेंथ को मैं कंपेयर करके देखता हूं कि दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। आ गया तो अच्छी बात है, खुशी खुशी घर चलें, लेकिन नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वी विल सी दैट। ओके, लेकिन पहले इतना स्टोरी को तो लिख लूं। ठीक है, तो कहां से लिखूंगा फिर मैं, लेट ए रॉड ए बी लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस is also moving along its length with constant velocity with respect to frame
ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस कर दिया और यहाँ पे लेंथ कर दिया। सर एक बार और बोलिए। हाँ, लेट ए रॉड ए बी लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेटा हुआ है, इज ऑल्सो मूविंग अलोंग इट्स लेंथ, वो अपने लेंथ के ही डायरेक्शन में जा रहा है। और इसलिए ये बोलने की जरूरत नहीं कि वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, बिकॉज एक्स एक्सिस में लेटा है और अपने लेंथ के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सर ब्रैकेट में एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। क्या क्या? ब्रैकेट नहीं, सब खुला। उसका कारण है, अभी देखो सभी यूज होंगे। मैं बोला ना, एक एक वर्ड यहाँ पे मैं इतना छोटा कर दिया हूं कि अब एक वर्ड से उधर भी नहीं कर सकते, पूरा ऐसे ओपन रहेगा। ठीक है, लेट ए रॉड ए बी लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग अलोंग इट्स लेंथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, उसका वैल्यू भी बता दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। ठीक है, और इसको मैं 2-3 बार मिटा के क्यों किया? क्योंकि मैं 2 लाइन 3 लाइन या 4 लाइन में जो चीज लिखना चाहता था, मैं उसको एक लाइन में कंप्रेस कर दिया, और इससे ज्यादा कंप्रेशन पॉसिबल नहीं। रॉड ए बी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेटा हुआ है और अपने लेंथ के डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। किस वेलोसिटी चल रहा है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। किसके अबाउट? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और फ्रेम s के ही अबाउट फ्रेम s डैश चल रहा है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से। और इसलिए फ्रेम s डैश और इस रॉड दोनों का वेलोसिटी v है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s अलोंग x एक्सिस। और इसलिए अब आप देखो, द रॉड अपीयर्स एट रेस्ट इन फ्रेम s डैश, ये इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो चलो कंक्लूजन को भी लिख दो इसमें, दैट इज, ऐसे लिख लेना, दैट इज द रॉड अपीयर्स at rest in frame S dash. The rod appears at rest in frame S dash. So हम क्लियर कट, अब इतना लाइन लिखने के बाद अब हम एकदम हमारा दिमाग क्लियर कि हमारा जो रॉड है वो एस फ्रेम के हिसाब से चल रहा है और एस डैश फ्रेम के हिसाब से रुका हुआ है। और अब मैं इस रॉड का लेंथ निकालने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस चीज को लिखता हूं, लेट अगेन द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड्स ऑफ रॉड, है ना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड्स ऑफ रॉड, रॉड के दोनों सिरों के कोऑर्डिनेट। अब मुझे वाई एंड जेड लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये वन डायमेंशन प्रॉब्लम बन गया है। तो उसी चीज को लिखता हूं, लेट द कोऑर्डिनेट of ends of rod in frame S is x1 and x2 respectively। ठीक है, फ्रेम S के हिसाब से एंड्स के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 एंड x2 है। और इसी एंड को, इसी सिरों को फ्रेम S डैश वाला क्या बोलता है? विच इज observed as, which is observed as x1 dash and x2 dash respectively in frame s dash। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को s डैश वाला क्या बोलता है? इट इज x1 डैश एंड x2 डैश, जो कि हम इस फिगर में पहले ही लिख चुके हैं, बस अब हम उसको वर्ड्स दे रहे हैं। कोई भी चीज को अपने एग्जामिनर के लिए मत छोड़ देना कि भैया तुम ही समझ लेना, हम तो फिगर बना दिए। नो, आपको दिखाना है कि हम जानते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस डेरिवेशन में कुछ है नहीं, 2 लाइन लिखूंगा, डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। जो भी चीज है वो यहां पे है। हो गया? नाउ लेंथ ऑफ रॉड
एज मेजर्ड इन फ्रेम एस कितना आएगा, तो उसको लिखता हूं लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस। ठीक है, उसी के नीचे और लिख के रख लेता हूं पहले से ही, लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस डैश। ठीक है, ये लेंथ मुझे निकालना है। चलो ठीक है, निकाल के देखते हैं कितना आता है। फ्रेम एस के हिसाब से रॉड का लेंथ कितना आएगा, कितना आएगा x2 माइनस x1, बस इतना ही तो आएगा। फ्रेम एस डैश के हिसाब से रॉड का लेंथ कितना आएगा x2 डैश माइनस x1 डैश। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? अब बड़ी बात यह है, दो लेंथ तो आपने निकाल लिया, इसमें से एक लेंथ प्रॉपर है और दूसरा लेंथ अपेरेंट है, और कल आपने उसका डेफिनेशन लिखा है और आज हमने उसको रिवाइज भी किया है। अब इन दोनों को देख के बताओ, एनालाइज करके बताओ कि x2 माइनस x1 और x2 डैश माइनस x1 डैश में से कौन प्रॉपर लेंथ है और कौन अपेरेंट लेंथ है। चलो एक पोल हो जाए, 5 लोग हो, कोई एक तो जीतेगा, एक ग्रुप। x2 डैश माइनस x1 डैश प्रॉपर है। पूरा बोलने की जरूरत नहीं, बस ये बता दो, ये पहला ये दूसरा, पहला वाला प्रॉपर की अपेरेंट, दूसरा वाला प्रॉपर की अपेरेंट। पहला अपेरेंट। पहला अपेरेंट और दूसरा प्रॉपर। ये आंसर किसका था? अंजलि का, है ना? देन आयुषी सेम सर। सेम, और नफीसा सर एस फ्रेम प्रॉपर है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्रॉपर की अपेरेंट यस सर, क्या, फर्स्ट वाला प्रॉपर और सेकंड वाला अपेरेंट। एपेरेंट। नेक्स्ट इज आशा। सर फ्रेम एस प्रॉपर है और फ्रेम एस डैश एपेरेंट। हेलो इसका मतलब दो दो में बढ़ गए हो आप लोग, है ना? दोनों ए वाले बोल रहे हो कि नहीं, दो इसमें भी ए वाले हैं। तो विकास, तुम इनका टाई तोड़ो भाई, टाई अप हो गया है। सर अरे हाँ मम्मी, हेलो। हाँ सर, सर वो अपेरेंट वाला जो है वो फ्रेम एज डैश लग रहा है, एसडेस वाला अपेरेंट लग रहा है। एक्स टू सर, वो एपरेंट। एज डैश लिखा है क्या है सर? असल में एक बार बताना तो, क्लियरली नहीं दिख रहा है क्या? सर। एज डैश फ्रेम वाला जो है वो लिखा क्या है? एक्स टू वो क्या है? वो दिख नहीं रहा, वो ब्लर्ड है बहुत ज्यादा। जब डैश डैश लगा है तो उसके ऊपर डैश ही लगा होगा ना भाई। एसडेस सर है तो एक्स एस टू डैश डैश माइनस एक्स। सर 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 अपेरेंट जो है एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। देखिए, कुछ बोल रहे हो नफीसा? यस सर। सर वो एस डैश फ्रेम जो है वो प्रॉपर है। फ्रेम प्रॉपर नहीं है, लेंथ के बारे वो में बात हो रही है। यस सर, यस सर। सर एक्स टू फर्स्ट माइनस वाला एक्स वन एपेरेंट है। अपेरेंट होगा एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, आप 4 लोग एक साइड हो गए। अब आशा, तुम्हारा क्या होगा? तुम भी सर मैं पार्टी बदल ही लो। हाँ, सर कंफ्यूजन नहीं। तो हेलो आप पार्टी बदल रहे हो कि अपने ही पार्टी में खड़े रहोगे? सर, और पता मैं, नहीं, अब कंफ्यूजन हो हाँ, गया। क्या हो पता गया? नहीं सर। इसीलिए तो मैं पोल कराता हूं। अब फिर से डेफिनेशन पे आओ। हमने कल बात किया था प्रॉपर लेंथ किसको बोलते हैं। प्रॉपर लेंथ इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट
measured in frame where the object appears at rest. अभी हमने जो जितना भी कहानी लिखा है उसके हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट किस फ्रेम में रेस्ट में है, यहां लास्ट लाइन में लिखे हो, द रॉड अपीयर्स एट रेस्ट इन फ्रेम एस डैश, एंड देयरफॉर एस डैश वाला जो भी चीज नापेगा वो प्रॉपर कहलाएगा, और एस वाला जो नापेगा अपरेंट कहलाएगा. एंड देयरफॉर हियर आई विल राइट अपरेंट लेंथ. अपरेंट और अपरेंट लेंथ को किससे शो करते हैं, कल हमने देखा था नोटेशन, हमने उसके लिए L यूज किया है. तो L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड प्रॉपर लेंथ इसको दिखाते हैं L नॉट, L के नीचे 0 सबस्क्रिप्ट में, इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश. क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर. क्लियर ना? आशा? सर क्लियर हो गया. गुड. तो apparent length is this, proper length is this. Why it is so अपन ने देख चुका. ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ऐसा बोल देता हूं. ओके, अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये दोनों सेम है. ठीक है, तो सेम है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये तो डैश वाला है, बिना डैश वाला है. तो एक काम करते हैं, एक काम करो ना, इसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो. लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो डैश वाला बिना डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपेयर करके बन जाएगा. ठीक है, और इससे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स, ये जब करोगे तो पहले ये देखो कि कौन सा फार्मूला, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, पहले वो तो देखो, है ना. मोबाइल लेने जाते हो तो उसमें देखते हो कि एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है. यहाँ पे ये देखो कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा वर्जन यूज करने वाले हो. तो कौन सा वर्जन यूज करने वाले हो, एक्स डैश इज इक्वल टू, फार्मूला लिखो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस बी, फिर वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड टी डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. मैं इस वर्जन को यूज करना चाहता हूं. तो बोलेंगे अच्छा इस वर्जन को यूज करने के आप में एलिजिबिलिटी है, बोलेंगे यस, हमने वो स्टार लिखा था शुरू में, स्टार वाला पोर्शन लिखा हुआ है, और इसलिए अब मैं इस फार्मूला को यूज करने के लिए 100% एलिजिबल हूं. सर एक बार और बताइए, नहीं दिख रहा है. कौन सा? सर इक्वेशन जहाँ पर डाले वहां से. ये वाला, दिस वन, यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स. और हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैं उसको लिखा ही तो हूं बस. आप कल परसों आपने निकाला है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, एक्स डैश इक्वल टू दिस, वाई डैश इक्वल टू दिस, जेड डैश इक्वल टू दिस, एंड टी डैश इक्वल टू दैट. आपने निकाला था ना, उसी को लिखा है बेटा. पन्ना पलट के देखो पीछे. हो गया? यस सर. नफीसा? यस सर, हो गया. तो किसने बोला था वो नहीं दिख रहा है करके, कौन सा लिखने करके? आयुषी. आयुषी. हो गया आयुषी? यस सर. है ना, कल डिराइव किए थे उसी को तो लिखा है, कोई नया फार्मूला थोड़ी निकाल दिया. ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, इस फार्मूला को मैं यूज करने वाला हूं, बस ये बता रहा हूं. ठीक है यहां तक? ओके, तो उस फार्मूला को हम यूज कैसे करेंगे, ये मिटा दो फिगर. इस फिगर में है क्या, चार्ट और डंडी खींच दी बस. ओके, तो मुझे चाहिए क्या क्या,
हमने लिखा है x डैश इक्वल टू ये आता है, और हमारे पास क्या है x2 डैश और x1 डैश, दो चीज है। तो पहले इस फार्मूला को यूज करके x2 डैश का वैल्यू कितना आएगा वो देखो। x2 डैश इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर में क्या आता है x माइनस वी टी आता है, तो जहां x है वहां पे क्या आएगा x2 आएगा, और vt आता है, तो vt में कुछ चेंजेस करना है क्या, v तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब बचा t को क्या लिखूं, t2 लिखूं, t1 लिखूं, कुछ भी मत लिखूं, 0 लिख दूं। चलो साफ सुथरा करता हूं, अब समझ में सर टी रहेगा ना वो तो। एग्जैक्टली क्यों रहेगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में इस चीज को बताया था। लेंथ नापना है बस किसी ऑब्जेक्ट का, स्पेन का लेंथ नापना है, तो मुझे एक ही समय पर दोनों कोऑर्डिनेट को नापना पड़ता है। एंड देयरफॉर x2 होने पर भी यहाँ पे t ही रहेगा, t 1 2 3 4 के चक्कर में नहीं फंसूंगा। सिमिलरली x2 डैश कितना, x1 डैश कितना आएगा, x1 डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x1 माइनस वी टी, ऐसा आएगा, है ना। t1 t2 t3 नहीं होगा। क्लियर, ये हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में भी पढ़ा हुआ है। ओके, और इसलिए इक्वेशन 2 पे इस वैल्यू को पुट करो, क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। x2 डैश का वैल्यू क्या है ये निकाले हो, x1 डैश का वैल्यू क्या है ये निकाले हो, दोनों को आपस में माइनस कर दो, क्या आता है लिखो। ठीक है, आप लोग निकालो, मैं तो निकाल ही लूंगा धीरे धीरे करके, आप लोग जल्दी जल्दी निकाल लो। दोनों में 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, दोनों में है, इसलिए उसको बाहर निकाल देता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस माइनस प्लस वी टी, माइनस वी टी प्लस वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x2 माइनस x1, हो गया। और इसलिए L नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और x2 माइनस x1 क्या है देखो इक्वेशन 1 में, इट इज L। ठीक है, और इसलिए मेरा फार्मूला क्या बना, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू L नॉट, ये मेरा फार्मूला बन गया। यस सर। ठीक है। अब ऐसा लिखने से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ओके ये स्क्वायर रूट का जो टोपी है पूरा एल नॉट है क्या, इसलिए इसको बचने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एल नॉट को सामने की ओर लिख लेता हूं। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और इस फार्मूला को इस रूप में याद मत रखना, आप इस फार्मूला को वर्ड्स में याद रखना। देखो इस फार्मूला को मैं ऐसा कभी याद करने नहीं बोलूंगा कि L का वैल्यू क्या है x2 माइनस x1, इसलिए इसको ऐसा लिख दूं क्या यहाँ पे कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस रूप में इस फार्मूला को कभी भी याद मत रखना, कॉशन है ये, वार्निंग है, चेतावनी है आप लोगों को। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे थे और उन्हीं वर्ड्स के हिसाब से, उन्हीं सेंटेंस के हिसाब से मेरा प्रॉपर लेंथ बना था ये और अपरेंट लेंथ बना था ये। लेकिन कोई अगर उस वर्ड को छेड़खानी कर दे तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा। इसलिए कौन प्रॉपर है कौन अपरेंट है
डैश वाला प्रॉपर है कि अपेरेंट है, बिना डैश वाला अपेरेंट है कि प्रॉपर है, ये डेफिनेशन आपके एजम्पशन के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला वही आएगा। और इसलिए बोला फार्मूला को आप वर्ड्स में याद रखना। वर्ड्स में कैसे? एल क्या था आपका? एल है अपेरेंट लेंथ, तो ऐसे लिखोगे अपेरेंट लेंथ, apparent length is equal to proper length multiplied by square root of 1 minus v square upon c square। इसको इस रूप में याद रखना कि apparent length is equal to proper length multiplied by square root of 1 minus v square upon c square। ठीक है, ये हमेशा आपको सही आंसर देगा, सही पिक्चर देगा। हो गया, तो फार्मूला डिराइव हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या हम यही निकालना चाह रहे थे क्या? तो चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, आया क्या है कि मेरा अपेरेंट लेंथ, ये हाइट पे दिखेगा ना, लिखूंगा तो एल दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? सो एल इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, बड़ा कौन है? सर एल बड़ा है। एल बड़ा है कि एल नॉट बड़ा है? अब फिर से पोल हो जाए। सर एल बड़ा है, एल बड़ा है। सर एल एल बड़ा। विकास के हिसाब से एल इज ग्रेटर देन एल नॉट, एंड देन सर एक मिनट, एक बार देखना तो अच्छे से, एक बार देखना। तुम लोग उल्टा काम करते रहे, पहले आंसर देते हो उसके बाद सोचते हो, पहले सोचो उसके बाद आंसर दो। और अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम सही हो कि गलत हो। सर एल एल बड़ा होगा। ओके, दिस वाज आंसर ऑफ नफीसा। एल बड़ा होगा सर। दिस इज अंजलि। सर एल। सर एल बड़ा होगा, एल एल। ओके, क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि L इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट, मतलब L एल नॉट का कुछ इतना गुना है, इसलिए हमको लग रहा है कि L इज ग्रेटर देन एल नॉट। लेकिन आपने डेफिनेशन क्या लिखा है देखो तो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, कि मूविंग लेंथ, मूविंग लेंथ मतलब जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट मूविंग दिखाई दे, मतलब अपेरेंट लेंथ, अपेरेंट लेंथ इज लेस देन प्रॉपर लेंथ। आपने ऐसा डेफिनेशन लिखा है, तो पूरा उल्टा लिख डाले हम तो, या तो उल्टा लिख डाले हैं डेफिनेशन, या फिर डिराइव कर डाले हैं उल्टा। नो, दोनों सही। आप जो यहां कंक्लूजन निकाल रहे हो वो गलत है। एक्चुअली एल इज लेस देन एल नॉट। आप बोलोगे कैसे? वो ऐसे, आप हमेशा इसको इस रूप में देख रहे हो। अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2y, तो बड़ा कौन है? x y का डबल है, तो बोलोगे x बड़ा है। लेकिन x इज इक्वल टू 0.2y, बड़ा कौन है? वाई बड़ा हो गया। y बड़ा हो गया। तो यहां चेक कर लो ना, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जो आप निकालोगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो l बड़ा है, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो फिर L नॉट बड़ा है। राइट अवे यू कैन नॉट से, फर्स्ट यू हैव टू चेक। ठीक, तो मैं चेक करता हूं दिस वन। मेरा टारगेट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक से बड़ा है कि छोटा है? सबसे पहले देखो v का वैल्यू c से, अब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला यूज कर रहे हैं, और लॉरेंट ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ठीक है,
और इसलिए अगर v c से छोटा हुआ, एन इनफैक्ट छोटा रहता ही है ना, v इज लेस देन c, तो क्या होगा, v बाई c इज लेस देन 1, ठीक है, v इज लेस देन c, दैट मीन्स v बाई c इज लेस देन 1, मतलब v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज मच लेस देन 1, ठीक है, या जो भी होगा इट इज इनफैक्ट लेस देन 1, और बाकी कुछ हो या ना हो इट इज पॉजिटिव, क्योंकि v और c का स्क्वायर लगा है, v का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो नेगेटिव ले लेंगे, ओके, सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट स्क्वायर लग गया है, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड इट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के कारण से जब 1 से मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस करता हूं तो एग्जैक्टली मैं माइनस ही कर रहा होता हूं, अगर 1 से एक नेगेटिव क्वांटिटी को माइनस करूंगा तो एक्चुअली मैं जोड़ रहा होता हूं, है ना, 1 माइनस 5, ठीक है, माइनस 4 आएगा, लेकिन 1 माइनस माइनस 5 करूंगा ये तो जुड़ जाएगा, तो यहां पे v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का 1 से जुड़ना पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव क्वांटिटी होने के कारण से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक में कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी घटा दो तो लेस देन 1 आएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज डेफिनेटली लेस देन 1, और लेस देन 1 है और उसका रूट निकाला तो डेफिनेटली लेस देन 1 ही आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हाँ नहीं समझ आया, कौन सा पॉइंट? ये VC वाला, अरे VFC तो बचपन से लिखते आ रहा हूँ, कौन सी जगह मतलब समझ वो नहीं है? 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर लेस देन 1 क्यों है? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन 1 समझ में आ गया, है ना, वेरी लेस देन ना सही तो लेस देन 1 तो समझ में आ गया, ठीक है? नो सर, तुम्हारे वेलोसिटी और लाइट के वेलोसिटी में कितना का अंतर है? बहुत अंतर है ना, तो v को c से डिवाइड करूंगा तो लेस देन 1 तो आएगा ना, यस सर, आएगा नहीं? ओके, अब उसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव भी है, अरे पॉजिटिव क्वांटिटी को 1 से माइनस करते हो, 1 माइनस 5 तो 1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा, छोटा आएगा, लेकिन अगर ये 5 नेगेटिव होता तो 1 माइनस माइनस 5 करने से क्या आएगा? बड़ा हो जाता, बड़ा, तो है ना, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या चीज है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एक में एक पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे तो 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? छोटा आएगा, और इसलिए ये जो क्वांटिटी है वो 1 से छोटा है, मतलब जैसे 0.1, 0.2, 0.5, 0.9 तक का भी हो सकता है, 0.9999 भी हो सकता है, बट इट इज लेस देन 1, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट निकालो और 1 से बड़ा हो जाए, ऐसा तो होता है नहीं, तो 1 से छोटे क्वांटिटी का रूट निकालोगे तो फिर से वो 1 से छोटा ही रहेगा, और चूंकि ये 1 से छोटा है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं L0 से, इसलिए L0 L से छोटा है। अभी एग्जांपल दिया था ना, x इक्वल टू 5y, बड़ा कौन है? x बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि y ने एक ऐसे क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया हो जो 1 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0.5y लिख दूं तो कौन बड़ा हो जाएगा? y बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y को मैं आधा कर रहा हूं, 5/10, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 मतलब ये हो गया x इक्वल टू y/2, तो x y का आधा है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर 1 से ग्रेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बड़ा, 1 से छोटा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बड़ा, ठीक है, वही चीज यहां पे हो रही है। अब यहां पे देखो L बड़ा कि L0 बड़ा, हम पूरा एनालिसिस कर लिए और पता चलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटे आने के कारण से L
is less than L naught. अभी लग रहा था ना L is greater than L naught होता, अगर इसको सॉल्व करने से, इस पार्ट को सॉल्व करने से सपोज 2 आ जाता, 4 आ जाता, 10 आ जाता, तो मैं बोलता हाँ भाई L naught से बड़ा है। लेकिन इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा मुझे? लेस देन 1। तो लेस देन 1 मिलने के कारण से L छोटा हो जाएगा L naught से। मतलब apparent length is less than proper length। मतलब वो लेंथ जो उस फ्रेम में नापा गया हो जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। मतलब इस पेन को मैं पकड़ के खड़ा हो गया हूं ऐसे और इसका लेंथ नापता हूं, तो जो लेंथ मिलेगा ये इसका प्रॉपर हुआ। अब ये पेन यहां से भाग रहा था, किसी ने इधर से फेंक दिया था इस पेन को, मेरे सामने से गुजर रहा था, उस समय मैंने अचानक इसका लेंथ नाप लिया, वो लेंथ क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, तो अपेरेंट लेंथ इज लेस देन प्रॉपर लेंथ। ठीक है, यहां तक डाइजेस्ट हो जाएगा तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और बहुत सारी चीज डिस्कस करने के लिए बचे हैं। डेरिवेशन तो यहीं पे खत्म हो गया था। यहाँ पे कितने लाइन का डेरिवेशन है? मेरे ख्याल से 4 लाइन कि 5 लाइन। अगर एजम्पशन पार्ट को छोड़ दिया जाए, मेरे ख्याल से पूरा ये जो आपने फार्मूलेशन जो किया है वो एक पेज में आ गया होगा। यस सर। है ना? और फिर भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिमाग लगने वाला चीज है। हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया? अपरेंट लेंथ इज लेस देन प्रॉपर लेंथ। ठीक, आगे बढ़े। बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं भी अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर दो। सर आगे चलते, क्लियर हो गया। ओके, अभी बाकी 4 लोग और। यस सर, हो गया। थ्रू नाउ क्यों रुका हुआ हूं? क्योंकि अभी आगे दिमाग और घूमेगा। तो पहले अगर यहां तक घूम रहा है तो पहले स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, अब फिर से दिमाग ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, अब इस तरफ को मिटाऊं। So what we have concluded? Okay, apparent length is less than proper length. ठीक, अब इसमें हम कुछ केसेस बना के देखते हैं। केस 1, पहला केस। अब कोई बोल सकता है यहां पे आपने ले लिया था v लेस देन c, वो हमको जम नहीं रहा है, क्योंकि लॉरेंट हमको क्या बोला है कि लाइट का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वो ये थोड़ी बोला है कि इस पेन को मैं लाइट के वेलोसिटी से कम फेंकूंगा कि ज्यादा फेंकूंगा, वो थोड़ी बोला है। वो बोलता है कि लाइट हर जगह हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होते हुए दिखेगा वैक्यूम में। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इस पेन को लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दूंगा तो क्या होगा? तो लेट अस चेक। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन c, एक ऐसा रॉकेट है जो लाइट को भी ओवरटेक करना चाहता है। इस पेन को मैं लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा से फेंक दूं, वो जो रॉड है वो v वेलोसिटी जो चल रहा है वो वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से भी अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे ये जो लिखे थे वो तो गलत हो गया, बिकॉज v इज ग्रेटर देन c एंड देयरफॉर v बाई c इज ग्रेटर देन 1। बोलेगा पूरा फार्मूला हमारा उल्टा। अब हो सकता है L बड़ा हो जाए L नॉट से, हो सकता है, बट करके तो देखो। पहले से अंदाजा लगाना ठीक नहीं है, बट सॉल्व इट प्रॉपरली। तो हम क्या मिलेगा? v बाई सी इज ग्रेटर देन 1। तो फिर एक काम करो, स्क्वायर भी निकाल लो। v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आएगा? इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर था तो और भी बड़ा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो एक काम करो, स्क्वायर रूट को सॉल्व करके देखो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आएगा? v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। 1 में एक ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो, क्या हो जाएगा? निगेटिव। और निगेटिव का स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव मतलब इमेजिनरी, इट इज नॉट रियल नंबर।
इसका मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या आएगा, एल क्या आएगा, जो भी आएगा इमेजिनरी क्वांटिटी आएगा, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ इमेजिनरी हो सकता है क्या, बोलेगा हाँ हो सकता है, ख्यालों में बस हो सकता है, रियल लाइफ में कोई इमेजिनरी लेंथ तो नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर यहां से मैं कंक्लूड करता हूं, सिंस लेंथ कैन नॉट बी इमेजिनरी, तो पूरा उल्टा चलो, वी कैन से v कैन नॉट बी ग्रेटर देन c। समझ में आ गया? सिंस लिख लो यहां पे, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore v greater than c is not possible। और इसलिए अगर कोई बहुत ही खतरनाक टाइप का पेपर सेटर हो गया आपका और ये बोलता है कि आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ ये बोल देता है कि आपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, आप प्रूव करके बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता, आप प्रूफ करके बताओ। तो वहां ऐसे हाथ पर खड़ा करके मत खड़े हो जाना कि हमको तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया क्लास में। वहां पे आप चुपचाप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिराइव कर दो और आखिरी में इस चीज को दिखा दो कि अगर रॉड लाइट के वेलोसिटी से अगर तेज चलेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और इमेजिनरी लेंथ का कोई मीनिंग ही नहीं है, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग, है ना। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, नो फिजिकल मीनिंग, है ना, इसका कोई भौतिक महत्व ही नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग। और जब इस लेंथ का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है तो उस लेंथ को, उस स्पीड को अचीव कैसे करेगा। एंड देयरफॉर आई कैन कंक्लूड नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में लाइट के वेलोसिटी से तेज नहीं चल सकता। ये वो मेरा केस 1, ठीक है। केस 2 लगाओ, ठीक है। अब हम सरेंडर कर दिए कि भाई चलो हम ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जो लाइट के वेलोसिटी से तेज चल सके, तो केस 2 लगाओ। केस नंबर 2, यस, इफ करके लिख रहा हूं, इफ v इज इक्वल टू c, मैं एक ऑब्जेक्ट को लाइट के वेलोसिटी से फेंकना चाहता हूं, मैं एक रॉकेट बनाना चाहता हूं जो लाइट के वेलोसिटी से चलना चाहता है। चलो भाई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो v बाई सी क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0। और इसलिए l कितना आएगा, l नॉट 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब l कम्स आउट टू बी 0। मतलब उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, 0। और 0 लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, नो। फिर से लिखता हूं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पे भी लिखा विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन क्या लिखा, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। ये तो एकदम बिना सर, जैसे अपन कॉमन भाषा में चमकाते हैं किसी को, बोलते हैं ना बिना सर पूछ की बात कर रहा है, ये उस टाइप का सिचुएशन हो गया। और इस वाले सिचुएशन में हम थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, हम बोलते हैं नहीं ठीक है तुम बोल रहे हो, चलो मान भी लें, लेकिन ये संभव नहीं, बिकॉज L इक्वल टू 0 तो कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि L इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। मीनिंग तो है बट इट हैज नो वैल्यूज। क्या मतलब उसका कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई लेंथ नहीं है, तो इट इज सिंपली अ डॉट। तो डॉट का एक इंजन बनेगा क्या, नो। डॉट का एक रॉकेट बनेगा क्या, नो। तो फिर से मैं बोलता हूं, नथिंग कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने यहां कंक्लूजन किया था, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, है ना। v ग्रेटर देन c इज नॉट पॉसिबल। इसको दूसरे शब्दों में लिखोगे, क्या लिखोगे, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। यहां पे क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू c इज नॉट पॉसिबल। और इसको लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखोगे, नथिंग कैन मूव विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो दो बाउंड्री आपने अचीव कर लिया। नथिंग कैन मूव इक्वल टू और फास्टर देन लाइट, दोनों चीज आपने कर लिया। तो फिर बोला कि तीसरा केस क्या है, v लेस देन c, वही तो आपने डिराइव किया था। v लेस देन c, वही करने से आता है कि l इज लेस देन l नॉट, कि एपरेंट लेंथ इज लेस देन प्रॉपर लेंथ, इसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये समझा देता है कि दुनिया में कोई भी चीज लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा या इक्वल टू वेलोसिटी से नहीं चल सकता। और जैसे तो अब बोलोगे तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो ट्रेन वाला एग्जांपल, बस वाला एग्जांपल, आपकी गाड़ी वाला एग्जांपल, कल के डेट में गाड़ी को चलाने के लिए डरना मत कि हम गाड़ी चलाएंगे तो हम थोड़ा सा सिमट जाएंगे, करके देख लो क्या होता है। हम जो अपने डेली लाइफ में, सो दिस इज माय केस नंबर 3, केस नंबर 3, हम जो डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी होता है, जो भी हम पेन फेंकूं, रॉकेट चलाऊं, कुछ भी चलाऊं, वो जो वेलोसिटी होता है इट इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहां 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और एक कहां 10, 15, 20 किलोमीटर पर आवर, नो कंपैरिजन। एंड देयरफॉर v by c इज वेरी वेरी लेस देन 1, और इसलिए स्क्वायर अगर कर दूं तो और भी खतरनाक, इट इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। और इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज नियरली इक्वल टू 0, इट कम्स आउट टू बी 1, और इसलिए L इज इक्वल टू L नॉट इज इंटू 1, दैट इज L इक्वल टू L नॉट। यही तो गैलीलियो बोला था, याद है गैलीलियो का थर्ड पॉजिटिव वहां निकाले थे, L डैश इक्वल टू L। एक्चुअली गैलीलियो गलत नहीं था, गैलीलियो ने जितना भी सॉल्व किया है दैट वाज ऑल स्पेशल केस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या स्पेशल केस, v इज वेरी वेरी लेस देन c, मतलब जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए गैलीलियो को वो पूरा सेट ऑफ इक्वेशन मिले थे। और हम जो सॉल्व कर रहे हैं पूरा मोस्ट जनरल केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सभी केसेस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरल केस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट द स्पेशल केस, जिसमें v इज वेरी वेरी लेस देन c।